इस अनोखे कहानी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के मंजर से दिखाई जाती है। चारों तरफ इतनी ज्यादा अफरा तफरी मच गई थी कि लोगों को रहना मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन इसी दौरान हमें एक बहुत ही बड़ी सिटी दिखाई जाती है जहां पर अलग ही गवर्नमेंट चलती थी। यानी कि इस सिटी पर बाकी देशों की तरफ वर्ल्ड वॉर 2 का कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ था, क्योंकि सिटी के अंदर खुद की गवर्नमेंट और अपनी खुद की एक दुनिया ही बनाई गई होती है जो शायद बाकी देशों से पूरी तरीके से अलग है। सिटी के गवर्नमेंट वालों को पता था कि इंसानों के अंदर जो इमोशन होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, उसी की वजह से उनमें लड़ाइयां होती थीं और आगे चलकर वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, इसीलिए सरकार ने इन सारी चीजों पर बैन लगा दिया था। शहर में रहने वाले सारे रहिवासियों को डेली प्रोमिजियम नाम की एक दवाई दी जाती थी जिससे कि उनकी इमोशन पूरी तरीके से खत्म हो जाते। इमोशन नहीं रहेंगे तो इंसान एक दूसरे से झगड़ा भी नहीं करेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने इंटरटेनमेंट के लिए पिक्चर्स देखना और पेंटिंग्स बनाना भी मना करके रखा था। जो भी शहर के अंदर मौजूद सरकार द्वारा बनाए गए रूल्स को तोड़ता था उन्हें अपराधी घोषित करके जान से मार दिया जाता था। इन्हीं सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट ने क्लेरिक्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई होती है जो कि सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाती थी और जो भी इसे तोड़ता था उन्हें ढूंढकर जान से मार देती थी। हमें अब इसी तरीके से अब बहुत ही काबिल सोल्जर्स की एक टीम दिखाई जाती है जो कि क्लेरिक्स की थी। उन्हें खबर मिली होती है कि बिल्डिंग के अंदर कई सारे ऐसे लोग घुस चुके हैं जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े थे। वो सब गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सारे रूल्स को तोड़ रहे होते हैं, इसीलिए अब सोल्जर्स को जाकर उन अपराधियों को पकड़ना होगा। उस टीम के मेन इंचार्ज जॉन और एरोल नाम के 2 ऑफिसर्स होते हैं। अब उन क्रिमिनल्स ने दरवाजा बंद करके रखा था, लेकिन जॉन बहुत ही स्पीड में आकर दरवाजा ही तोड़ देता है, जिसके बाद वो बहादुरी से घुसकर सारे क्रिमिनल्स पर फायरिंग करने लगा था। जॉन की फायरिंग स्किल्स इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि वो अपनी एक भी बुलेट वेस्ट नहीं करता और अब देखते ही देखते सोल्जर्स उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। उस बिल्डिंग में जांच पड़ताल करने के बाद जॉन की टीम को वहां कई सारे मूवी के कैसेट्स मिले थे और पेंटिंग्स की भरमार पड़ी हुई थी जो कि पूरी तरीके से इलीगल होता है, जैसे कि वहां पर मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग होती है। जॉन के लोगों ने तो फ्लेम थ्रोअर की मदद से वहां की सारी चीजों को जला दिया। इसी तरीके से वो सब गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करवाते और जो भी इसे फॉलो नहीं करता उन्हें दंड देते। अब वहां से निकलते समय जॉन ने एरोल के हाथ में एक बुक देखी जो कि शायद उसने उसी बिल्डिंग से ली होती है। जॉन एरोल से पूछने लगा कि आखिर इस बुक का तुम क्या करोगे। तब जाकर एरोल जवाब देता है कि मुझे ये किताब हेडक्वार्टर में जाकर जमा करनी है सबूत के तौर पर। जॉन ने भी एरोल की इस बात को इग्नोर कर दिया। अब हमें यहाँ शहर के अंदर फादर दिखाए जाते हैं जो सभी लोगों को डेली गाइड किया करते थे। सारे सिटीजन्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये सारी चीजें फादर ही उन्हें बताते थे। फादर तो सभी को डेली प्रोमिजियम मेडिसिन लेने के लिए और भी ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि कुछ समय से हम इंसानों में इमोशंस ना होने की वजह से जरा भी झगड़े नहीं हुए हैं और यही रीजन था मेडिसिन को लेने का। ताज्जुब की बात ये थी कि शहर के किसी ने भी फादर को फिजिकली देखा नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ शहर में लगे हुए बड़े बड़े स्क्रीन से लोगों से बातें किया करते थे। अब जॉन यहाँ पर अपना सारा काम खत्म करके हेडक्वार्टर में चला गया था अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। हेडक्वार्टर का वाइस प्रेसिडेंट जिसका नाम ड्यूपॉन्ट होता है, वो जॉन के काम से काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि जॉन को आज तक जितने भी केसेस दिए गए हैं उसने उन्हें पूरी तरीके से कंप्लीट किया था। ड्यूपॉन्ट तो जॉन से पूछने लगा था कि आखिर तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कोई दूसरा आदमी सोच रहा है या फिर इमोशन महसूस कर रहा है, और इसी एबिलिटी के कारण जॉन उन सभी को पकड़ने में भी कामयाब हो जाता था। जॉन ने तो सिंपल जवाब दिया कि मैं अपने दुश्मनों की तरह सोचता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं और उसी हिसाब से एक्शन लेता हूँ। कई साल पहले मेरे वाइफ के अंदर भी इमोशंस आ चुके थे, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपोजिट में जाने के कारण उसे जलाकर मार दिया गया। और तब से ही मैं चाहता हूँ कि शहर में जो लोग इमोशन के साथ घूम रहे हैं उन्हें पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ड्यूपॉन्ट तो सच में जॉन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। अब जॉन को रिपोर्ट सबमिट करने के बाद ये पता चलता है कि उसके साथी एरोल ने जो बुक ली थी उसने हेडक्वार्टर में अभी तक उसे जमा नहीं की होती, यानी कि वो बुक अभी भी एरोल के पास है और उसने जॉन से झूठ कहा था। जॉन जल्द से जल्द एक चर्च के अंदर एरोल के पास चला गया जो कि आराम से बैठकर बुक पढ़ रहा होता है। जॉन और एरोल दोनों को ये बात पता थी कि शहर के अंदर बुक पढ़ना गैर कानूनी है। एरोल तो अब आधी बुक पढ़ चुका था, जो जॉन को बताता है कि शायद ये सारी चीजें अवॉइड करा के हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। अगर हमारे अंदर इमोशंस और भावनाएं होंगी ही नहीं तो हम असली इंसान कैसे कहला सकते हैं। यानी कि अब बुक पढ़ने के बाद धीरे धीरे एरोल के अंदर भी इमोशंस जागने लगे हैं और ये सारी बातें जॉन कहीं ना कहीं महसूस कर लेता है। इसीलिए अब रूल्स के मुताबिक एरोल एक क्रिमिनल बन चुका था, जिसके लिए जॉन अगले ही मोमेंट में अपनी गन निकालता है और तुरंत ही एरोल के दिमाग पर शूट कर
कर देता है, क्योंकि जॉन किसी भी हालत में रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना चाहता था। उसके अंदर तो अपनों के लिए जरा भी इमोशंस और भावनाएं मौजूद ही नहीं थे। अब जॉन अपने घर पर चला गया था, जहाँ पर उसका बेटा रॉबी मौजूद होता है। रॉबी के अंदर भी जरा इमोशन मौजूद ही नहीं थे। रॉबी अपने फादर से कहता है कि मेरा एक करीबी दोस्त रूल्स तोड़कर मूवीज देख रहा था, तो क्या मुझे उसकी कंप्लेन अपने हेडमास्टर से करनी चाहिए कि नहीं। जॉन अपने बेटे रॉबी को कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने रूल्स को तोड़े हैं और तुम्हें जरूर उसकी कंप्लेन करनी चाहिए, जिससे कि तुम्हारे दोस्त को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। यहाँ हमें पता चला कि जॉन और रॉबी के बीच इमोशन ना होने की वजह से दोनों एकदम अनजान आदमी की तरह बिहेव करते थे, यानी कि उनके फादर और सन का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए था। अब जॉन जब यहाँ पर सोने चला गया था, तब उसे अचानक अपनी वाइफ के विजन्स आने लगे थे। ये उस समय का सीन होता है जब बहुत सारे सोल्जर्स उसकी वाइफ को पकड़ने आए थे, क्योंकि जॉन के वाइफ के अंदर इमोशंस वापस से जग चुके होते हैं। ये बात किसी को भी नहीं पता होती कि अपने वाइफ को मार खाता हुआ देखकर उस समय जॉन ने कई सारे सोल्जर्स को मारा था। बट जैसे ही बाकी सारे सोल्जर्स ने जॉन को बताया कि तुम्हारी वाइफ ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और वो एक क्रिमिनल है, तो जॉन एकदम से रुक गया था, क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ का रूल तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है और इसके लिए उसकी वाइफ को सजा तो मिलनी चाहिए। जॉन की वाइफ को अब वो सारे सोल्जर्स पकड़ के लेके जाने लगते हैं। उसकी वाइफ ने जाते जाते जॉन से कहा था कि भले ही मैं हमेशा के लिए खत्म हो जाऊं, लेकिन तुम मुझे भूलना मत। और वही एक लास्ट टाइम था जब जॉन की वाइफ ने उसे किस किया होता है। लेकिन इन सारी चीजों से जॉन के दिमाग में अजीब तरीके के रिएक्शन होने लगे। उसे रियलिटी कुछ समझ ही नहीं आ रही होती। जॉन के दोनों बच्चे भी इन सारे मंजर्स को काफी अच्छी तरीके से देख रहे थे। उस समय जॉन को एक सेकंड के लिए लगा था कि उसके अंदर भी कहीं न कहीं इमोशंस हैं अपने फैमिली के प्रति, लेकिन उसने वहीं पर इस बात को दबा दिया। अब अगले दिन जब जॉन सोकर उठता है, तब उसकी प्रोम्यूजियम नाम की वो दवा अचानक गिरकर टूट गई थी। ये वही दवा होती है जिससे कि जॉन के साथ साथ सभी रहीवासी उठने के बाद अपने बॉडी में इंजेक्ट करते थे। अब उस दवाई की बोतल टूटने के बाद जॉन का बेटा कह रहा था कि आपको ये दवाई पास ही वाले स्टोर से मिल जाएगी। इसीलिए जॉन तुरंत ही तैयार होकर हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगता है दवाई लेने के लिए। लेकिन हाल ही में हुए टेररिस्ट एक्टिविटीज के कारण हेडक्वार्टर को थोड़ी दिनों के लिए बंद किया गया था, जिससे कि अब जॉन को वो दवाई नहीं मिल सकती। बट अगले ही मोमेंट में वहाँ जॉन का एक दूसरा साथी ब्रांड आ जाता है, जो उसे लेकर एक छापा मारने के लिए जा रहा था। जॉन भी अपनी दवाई की बात किसी को नहीं बताता और ब्रांड के साथ चले जाता है। वो दोनों सोल्जर्स के साथ मिलकर मैरी नाम की एक लड़की के यहाँ पर आए थे, जो एक अपराधी थी। मैरी उस टीम से बिलोंग करती है जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होकर प्रोटेस्ट किया करते थे। इसीलिए अब जॉन तुरंत ही मैरी को पकड़ता है और उसे मिरर के एकदम पास लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन जैसे ही उसने मैरी को हाथ लगाया, तभी जॉन के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसी सेम फीलिंग वो जब अपनी वाइफ को टच करता था तब उसे आती थी। इसीलिए अब जॉन ने तुरंत ही मैरी को छोड़ दिया और साइड में आकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसे कहीं न कहीं अंदाजा हो चुका था कि इसी चीज को ही इमोशन और फीलिंग्स कहते हैं, जो कि शायद दवा ना लेने की वजह से उसके बॉडी में पनप रही थी। अब ये बात किसी को ना पता चले, इसीलिए जॉन साइड में आकर खड़ा हो जाता है। ब्रांड भी जॉन को बड़ी बारीकी से देख रहा था कि आखिर वो इस तरीके से बिहेवियर क्यों कर रहा है। अब सोल्जर्स मैरी के घर पर चारों तरफ छानबीन करते हैं, जहाँ पर उन्हें एक खुफिया कमरा मिला। उस कमरे के अंदर बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी पेंटिंग्स रखी गई थी, जो पूरी तरीके से इलीगल होती है, यानी कि अब मैरी को अब एक क्रिमिनल घोषित कर दिया गया है। मैरी तो अब अपनी जान बचाने के लिए पास ही में मौजूद सोल्जर की गन लेकर जॉन के ऊपर पॉइंट कर देती है। ब्रांड तो काफी गुस्सा होकर मैरी से गन छीनकर उससे मारने लगा था, बट जॉन ब्रांड को कहते हुए रोकता है कि हमें इसे जान से नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हम इसका यूज कर सकते थे उन लोगों का पता लगाने के लिए जो गवर्नमेंट के खिलाफ है। ब्रांड भी कहीं न कहीं जॉन के इस प्लान से सहमति दिखा रहा था और अब जॉन मैरी को हेडक्वार्टर में लेकर आ जाता है, जहां पर वो उससे कुछ पूछताछ कर सके। अब जॉन मैरी से उसके सभी साथियों के बारे में पूछ रहा था कि वो लोग उसे कहां पर मिलेंगे, लेकिन मैरी इन सारी चीजों का जवाब देने के बजाय जॉन से पूछती है कि आखिर तुम्हारे जीने का मकसद क्या है। जॉन ने कहा कि कड़ी मेहनत करके इस पूरे समाज को एक अच्छी जगह पर लाकर छोड़ना, लेकिन मैरी जॉन को बताती है कि तुम उस समाज की बात कर रहे हो जहां पर कोई भी इंसान है ही नहीं। सभी लोग तो पूरी तरीके से रोबोट्स बन चुके हैं, क्योंकि उनके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स मौजूद ही नहीं। अब जॉन तो मैरी की कही गई बातों को बहुत ही ज्यादा सोचने लगा था, इसीलिए जब वो घर पर पहुंचता है तो सोने से पहले उसने वो दवाई बिल्कुल भी नहीं ली।
सोते समय उसे अजीब तरीके के विजन्स आ रहे थे कि उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स अपराधी होने के कारण सजा पा रहे थे और आग के अंदर जला दिए जा रहे थे। जॉन के तो इन सारी चीजों को देखकर काफी ज्यादा पसीने छूटने लगते हैं, जो आज तक उसे कभी नहीं हुए थे। सोकर उठने के बाद जॉन को बहुत ही अजीब तरीके का लग रहा था और वो सारी चीजें महसूस कर पा रहा होता है। जॉन को इतना तो पता चल गया था कि दवाई न लेने के कारण उसके अंदर शायद महसूस करने की क्षमता और इमोशंस आ रहे हैं। वो तुरंत ही भागा भागा उस मेडिसिन को अपने बॉडी में इंजेक्ट करने गया, बट पता नहीं क्यों वो ऐसा कर ही नहीं पाता। अब जॉन यहाँ पहली बार इतने सुबह उठकर सूर्य की किरणों को महसूस कर रहा था, क्योंकि उस मेडिसिन को अपने बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद उनके अंदर सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी थी और इतने सालों के बाद जॉन इन फीलिंग्स को महसूस कर पा रहा था। इसीलिए अब उसने डिसीजन लिया कि वो एक भी मेडिसिन को कंज्यूम नहीं करेगा। जॉन तो बाकी लोगों की तरह अपने काम पर निकल गया होता है। रास्ते में उसने कई सारे मेडिसिन के शीशियों को तोड़ दिया था और अब जॉन अपने ग्लव्स को निकालकर एक एक चीजों को महसूस कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। अपने हेडक्वार्टर में आने के बाद जॉन ने देखा कि सारे एम्प्लॉयज की डेस्क एकदम सेम टू सेम है, खास करके उसके ऊपर रखी गई चीजें भी सेम लोकेशन पर थी और किसी भी एम्प्लॉयज को बिल्कुल परमिशन नहीं होती कि वो वहां पर रखी गई चीजों की पोजीशन चेंज करे। लेकिन जॉन, जिसके अंदर अब इमोशन आने लगे थे, वो अपने डेस्क की चीजों को यहाँ से वहां रखने लगा था, जो पूरी तरीके से हेडक्वार्टर में मना होता है। ब्रांट ने जॉन की इस हरकत को देखा और वो पूछने लगा कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। जॉन सिंपल रिप्लाई देता है कि मैं अपने डेस्क पर थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ। हालांकि जॉन उनकी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे काबिल एम्प्लॉय था, इसीलिए ब्रैड उसकी इस हरकत को माफ कर देता है और उसे ले चलता है एक दूसरे मिशन पर। ये मिशन बाकी मिशन से काफी खतरनाक होने वाला था। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर वही लोग रहा करते थे जो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। अब उन सभी ग्रुप ने सभी सोल्जर्स के ऊपर हमला भी करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन सोल्जर्स इतने ज्यादा बेरहम होते हैं कि वो सामने आने वाले सभी को मौत की घाट उतार दे रहे थे। जॉन के ऊपर तो एक बूढ़ा आदमी हमला करने आता है, जिसे कि ब्रांट ने तुरंत ही मार दिया था। लेकिन जब जॉन ने मरते हुए उस बूढ़े आदमी की आंखों में देखा तो उसे पहली बार दर्द का एहसास होता है। जॉन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने बूढ़े आदमी को नीचे ढकेल दिया, बट अब उसके हाथ पर तो खून भी लग चुका होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही मायूस हो गया। वहीं दूसरी तरफ सोल्जर्स ने तो बेरहमी तरीके से सभी प्रोटेस्टर्स को मार दिया। जॉन अब अपनी पूरी जांच पड़ताल करना स्टार्ट कर देता है, जो चलते हुए एक ऐसे स्पेशल रूम के अंदर पहुंच गया जहां इन सभी प्रोटेस्टर्स ने कई सारी चीजें छुपा कर रखी थी। वहां बुक्स, पेंटिंग्स, म्यूजिक और पिक्चर्स के साथ साथ और भी इमोशन से भरी हुई चीजें मौजूद थी, जो पूरी तरीके से इलीगल होती हैं। जॉन ने तो वहां पर एक बहुत ही प्यारा म्यूजिक सुना, जिसे महसूस करके उसके अंदर कुछ भावनाएं पनपने लगी। अब वो सोल्जर सारी चीजें जला देते हैं और सबूत इकट्ठा करके बाहर आ जाते हैं। तभी ब्रांट ने जॉन की जेब में एक किताब देखी। ब्रांट उससे पूछने लगा कि आखिर इस किताब का तुम क्या करने वाले हो। तब जाकर जॉन बताता है कि मैं इस किताब को हेडक्वार्टर में एक सबूत की तरह पेश करूंगा, जिससे कि आगे के प्रोटेस्टर्स का पता लगाया जा सके। अब उस अपार्टमेंट के प्रोटेस्टर्स ने कई सारे कुत्तों को पाल रखा था, इसीलिए ब्रांट अपने सोल्जर्स को आदेश देता है कि तुम इन कुत्तों को भी जान से मार दो। बट जॉन को कहीं न कहीं ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा गलत लग रही थी, इसीलिए वो ब्रांट को रोककर उन कुत्तों को न मारने के लिए कहता है। ब्रांट तो जॉन से इस बात का रीजन पूछने लगा था कि आखिर वो कुत्तों को क्यों न मारे, बट प्रॉपर रीजन ना बताने के चक्कर में सोल्जर्स ने उन कुत्तों को मौत के घाट उतार दिया। तभी उनमें से एक कुत्ता सीधे भागते हुए जॉन के पास आ जाता है, जिसे कि जॉन ने अपनी गोद में उठा लिया था। अब ब्रांट और बाकी सारे लोग उस कुत्ते को छोड़ने के लिए कह रहे थे, जिससे कि वो उसकी जान ले सके, लेकिन जॉन नहीं चाहता था इस मासूम कुत्ते को मार दिया जाए। इसीलिए वो कुत्ते को अपने हेडक्वार्टर की तरफ लेकर जाने लगा, ये कहकर कि इस कुत्ते से हमें अजीब तरीके की बीमारी हो सकती है, इसीलिए मुझे उस बीमारी का पता लगाना है। और अब ये कहकर जॉन उस कुत्ते को बचाकर वहां से चला जाता है। इन्हीं सारी चीजों को देखकर ब्रांट जॉन के ऊपर काफी शक करने लगा था। जॉन अब हेडक्वार्टर में चला गया था, जहां पर वो ड्यूपॉन्ट से कहता है कि हमें उन अंडरग्राउंड लोगों को ढूंढकर जान से नहीं मारना चाहिए, बल्कि उन सभी को अरेस्ट करके उनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकलवानी चाहिए। लेकिन यहाँ ड्यूपॉन्ट कह रहा था कि ये सारी चीजें फादर द्वारा कही गई हैं। उनका सिंपल आदेश था कि बागियों को पकड़कर उन्हें जान से मार दिया जाए और सारे रहीवासियों को फादर की बात माननी ही पड़ती है। जॉन अब थोड़ा सा निराश होकर वहां से जाने लगा सीधा स्टोरेज रूम के अंदर, जहां पर वो मैरी के रखे गए एक बॉक्स में से रिबन निकालकर अपनी जेब में रख लेता है। अब जॉन के पास जो कुत्ता था वो उसे छोड़ने के लिए रात के समय एक जगह पर आया होता है, बट उस कुत्ते के एकदम मासूम चेहरे को देखकर जॉन काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था और उसने कुत्ते को अपनी कार के डिक्की के अंदर रख दिया।
थोड़ी देर के अंदर वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं जो जॉन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन जब ध्यान से देखने पर पता चला कि ये उन्हीं का एक साथी ऑफिसर जॉन है तो उसे छोड़ दिया जाता है। बट तभी कार की डिक्की में से कुत्ते की चिल्लाने की आवाज आने लगी, जिससे कि सारे सोल्जर्स एकदम चौकन्ना हो चुके थे। अब जॉन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये लोग उस कुत्ते को मारे, इसीलिए उसने तुरंत ही अपनी गन निकाली और बहुत ही स्टाइलिश तरीके से सारे सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। जॉन ये बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। अगले दिन तो वो हेडक्वार्टर में आकर अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस करने लगा था। उसके साथ अब ट्रेनिंग करने के लिए ब्रांड भी आ जाता है, जिसे कहीं न कहीं शक हो चुका था कि जॉन की इमोशंस वापस आ चुके हैं और वो एक बागी बन चुका है। लेकिन फिर भी वो जॉन को कुछ कहता नहीं। सिर्फ ब्रांड को इतनी खबर मिली थी कि कल रात उनके कुछ सोल्जर्स को किसी अनजान लोगों ने मार दिया, इसीलिए अब गवर्नमेंट चाहती थी कि इन बागी लोगों को जल्द से जल्द ढूंढकर मार दिया जाए। ब्रांड तो अब जॉन के साथ एक और मिशन पर आ गया था जहाँ पर बागी लोग छुपे हुए थे। जॉन तो अब बाकी सोल्जर्स से एकदम आगे निकलकर उन लोगों के पास पहुंच गया था जो गवर्नमेंट के खिलाफ थे, लेकिन जॉन तो उन्हें मारने के बजाय ये कह रहा था कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि सोल्जर्स कभी भी आ सकते हैं। उन सभी लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि जॉन उनकी मदद क्यों कर रहा है। बट जॉन जैसे ही उन लोगों को लेकर बाहर निकला तो सोल्जर्स हमला करने लगे। वो अकेले ही सोल्जर्स से फाइट करता है और सभी लोगों को यहाँ से भागने के लिए कहता है। जॉन ने देखते ही देखते कई सारे सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि जब वो बाहर की तरफ निकला तो पता चलता है कि ब्रांड ने पहले ही उन लोगों को पकड़ कर रखा है। ब्रांड को शक था कि जॉन के अंदर इमोशंस आ चुके हैं, इसीलिए वो जॉन को गन देकर कहता है कि इन लोगों को तुम ही मारो। बट जॉन किसी भी कीमत पर ये करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए वो गन वापस लौटा देता है और सिर्फ इतना कहता है कि जिसका ये काम है वो वही करे। जॉन के पास और कोई भी रास्ता नहीं होता वहां से अपना मुंह फेर कर जाने का, और अगले ही मोमेंट में सोल्जर्स ने गन उठाकर सारे के सारे बेकसूर बागी लोगों को जान से मार दिया था। जॉन तो इस खतरनाक मंजर को बिना देखे हुए किसी भी तरीके से वहां से जा रहा था। अब जॉन अपने उस पुराने दोस्त एरोल की डेड बॉडी के सामने बैठा होता है, जो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था उसे खत्म करने पर। जॉन ने तो एरोल के वॉलेट में रखी गई बहुत सारी चीजों को देखा, जिसमें कि एक फोटो के अंदर वो मैरी के साथ मौजूद था, साथ ही साथ एक पेपर के ऊपर फ्रीडम लिखा होता है। इसीलिए अब जॉन इन सारी चीजों के बारे में और पता लगाने के लिए मैरी के पास चला गया था। जॉन ने तो मैरी से ये कह दिया था कि उसने एरोल की जान ले ली है। ये शॉकिंग बात सुनने पर तो मैरी डायरेक्टली जॉन के ऊपर हमला करने चली आई, लेकिन जॉन कैसे भी उसे संभालता है और उसके चेहरे को टच करता है, क्योंकि जॉन को मैरी का चेहरा अपनी वाइफ की याद दिलाता था। शांत होने पर मैरी जॉन को बताती है कि एरोल उसका बॉयफ्रेंड था और वो दोनों काफी अच्छे रिलेशनशिप में थे। मैरी ने जॉन को ये भी बताया होता है कि एरोल फ्रीडम नाम की एक लाइब्रेरी के अंदर जाया करता था, इसीलिए जॉन अगले ही दिन फ्रीडम लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है, जहां पर वो लाइब्रेरियन को पकड़कर ये पूछ रहा था कि एरोल यहाँ पर आखिर क्या करने आता था। तब जाकर लाइब्रेरियन ने कहा कि एरोल जर्गिन नाम के एक आदमी से मिलने आता था। जॉन भी अब और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए जर्गिन नाम के उस आदमी से मिलता है, जो उसे बता रहा था कि मैंने भी वो सारी मेडिसिन लेना बंद कर दिया है। इसीलिए अब जर्गिन जॉन के ऊपर भरोसा करके उसे अंडरग्राउंड जगह पर लेकर जाता है, जहां पर वो सारे लोग रहा करते थे जिनके अंदर इमोशंस और भावनाएं मौजूद हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट से यहीं पर छुप के रह रहे थे। सबसे पहले जर्गिन के लोग जॉन का टेस्ट लेते हैं कि उसके अंदर इमोशन मौजूद है कि नहीं, और थोड़ी देर में जॉन ने वो टेस्ट पास भी कर लिया था। जॉन को भी एहसास हो चुका था कि गवर्नमेंट गलत कर रही है और हम सभी को पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए यहाँ पर रहने के लिए। जॉन ने कहा कि वो सारे लोग कल मैरी को जान से मार देंगे, इसीलिए अब जर्गिन कहता है कि अगर हमें ये सारी चीजों को रोकना है तो फादर को सबसे पहले मारना पड़ेगा। अब जॉन जब ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर वापस आ रहा था, तब कई सारे सोल्जर्स उसे पकड़कर हेडक्वार्टर लेकर आ जाते हैं। ड्यूपॉन्ट तो वहाँ जॉन से पूछ रहा था कि मुझे एक सोल्जर से पता चला है कि तुमने मेडिसिन लेना बंद कर दिया है और तुम उन अंडरग्राउंड बागी लोगों से भी मिल रहे हो। लेकिन जॉन ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैं जानबूझकर उनका पता लगा रहा हूँ जिससे कि उन्हें पकड़ सकूं। ये कहने के बाद जॉन वहाँ से चला जाता है, लेकिन अपने घर पर आकर वो पहली बार अपने दोनों बच्चों को सोते हुए बड़े प्यार से देख रहा था। लेकिन वो ये कंफर्म करने चला जाता है कि उसके बेटे कहीं मेडिसिन ले रहे हैं कि नहीं। तभी उसका बेटा रॉबी उठकर जॉन से पूछता है कि आखिर आप क्या कर रहे हो। जॉन ने कुछ जवाब न देते हुए उसे सोने के लिए कहा। तभी रॉबी जॉन को बड़े प्यार से फादर कहकर सोने चला गया था। जॉन तो काफी चौंक जाता है, क्योंकि रॉबी ने आज तक उसे इतने प्यार से फादर कह के पुकारा ही नहीं था, और ये एक तरीके से उनके अंदर मौजूद इमोशन ही थी।
अंडरग्राउंड प्लेस पर जॉन वापस आकर उन्हें बता रहा था कि फादर को ढूंढना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन जर्गिन ने समझाया कि तुम एक अच्छे योद्धा हो और तुम ही फादर को ढूंढकर उसे मार सकते हो। फादर के मरने के बाद मैं अपनी पूरी अंडरग्राउंड सेना लेकर हेडक्वार्टर पर हमला कर दूंगा, जिससे कि पूरी सत्ता हमारे हाथ में आ सकती थी। अब आज वो समय होता है जब मैरी को जलाकर राख कर दिया जाएगा। जर्गिन ने जॉन को इन्फॉर्म किया कि तुम इस मंजर को अपनी आंखों से मत देखना, तुम उसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन जॉन ये बात को न मानते हुए हेडक्वार्टर में चला जाता है। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो मैरी को बचाने के लिए क्या करे, क्योंकि कई साल पहले इसी तरीके से ही उसकी वाइफ को भी आंखों के सामने जलाकर मार दिया गया था। अब जॉन बिल्कुल सब्र नहीं करता और डायरेक्टली हेडक्वार्टर में जाता है मैरी को बचाने के लिए, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। मैरी को चेम्बर के अंदर डालकर पूरा जला दिया जाता है। इस खौफनाक मंजर को देखकर तो जॉन कूट कूट कर रोने लगा था, जैसे लग रहा होता है कि वो कई सालों बाद रो रहा है। और अब ब्रांट उसके सामने आ गया था, जिससे कि अपने डाउट पर कंफर्मेशन मिल जाती है कि जॉन के अंदर अब इमोशंस आ चुकी हैं। वो तो अपने सोल्जर्स की मदद से जॉन को काफी मारता हुआ हेडक्वार्टर में ड्यूपॉन्ट के सामने लेकर आ जाता है। ब्रांट ड्यूपॉन्ट को बता रहा था कि जॉन मैरी के साथ मिला हुआ है और उसी ने ही हमारे सोल्जर्स को मारा था, लेकिन जॉन अपनी सफाई में खड़े होकर कहता है कि गद्दार मैं नहीं बल्कि ब्रांट है, क्योंकि उन सभी सोल्जर्स को जिसने भी मारा था उसकी गन और कोई नहीं बल्कि ब्रांट की होती है। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि वो सारी गोलियां तो ब्रांट की ही हैं। इसीलिए अब जॉन को दोषी ना मानते हुए ब्रांट को हिरासत में ले लिया जाता है, यानी कि सारा प्लान जॉन का था। लेकिन अब ड्यूपॉन्ट कहीं न कहीं जॉन के ऊपर भी शक करने लगा होता है, इसीलिए उसने अपने सिपाहियों को जॉन के घर में जाकर जांच पड़ताल करने के लिए कहा। जॉन डर गया था क्योंकि उसने अपनी मेडिसिन मिरर के पीछे छुपाई होती हैं। वो जल्द से जल्द घर पर पहुंचता है और मेडिसिन की शीशियों को देखता है, लेकिन वो सब तो गायब हो चुकी थी। थोड़ी देर में जॉन का बेटा उसके सामने आकर कहता है कि मैंने ही ये सारी मेडिसिन को चुरा लिया था, जिससे कि सोल्जर्स इसे ढूंढ ना पाए। यहाँ जॉन को एक शॉकिंग बात पता चली कि जब से उनकी मदर की मौत हुई है तब से ही उन दोनों के बच्चों ने मेडिसिन लेना बंद कर दिया था। जॉन भी खुश हो जाता है अपने बच्चों के इनिशिएटिव से। अब जॉन ने यहाँ फादर से मिलने के लिए एक बहुत ही फुल प्रूफ प्लान बनाया। वो कुछ अंडरग्राउंड लोगों को जानबूझकर सोल्जर्स के हवाले कर देता है, जिससे कि ड्यूपॉन्ट और हेडक्वार्टर वाले काफी ज्यादा खुश होकर जॉन को फादर से मिलवा दें। होता भी कुछ ऐसा ही है। अब इतना अच्छा काम करने के बाद हेडक्वार्टर वाले जॉन को फादर से मिलवाने के लिए रेडी हो चुके थे, लेकिन इससे पहले जॉन का पोलोग्राफिक टेस्टिंग होती है। जॉन काफी ज्यादा घबरा गया था इन सारी चीजों को देखकर। तभी उस जगह पे ब्रांड भी आ जाता है। अगले मोमेंट में तो स्क्रीन पर फादर का चेहरा दिखाया जा रहा था, जो एक डार्क सीक्रेट रिवील करता है। उसने बताया कि ब्रांड की गिरफ्तारी तो हमारा एक प्लान था और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जॉन का यूज किया अपने मकसद के लिए। ड्यूपॉन्ट जानता था कि जॉन ने मेडिसिन लेना बंद कर दिया है और उसके अंदर अब इमोशंस आ चुके हैं, लेकिन फादर के अकॉर्डिंग उन अंडरग्राउंड लोगों को ढूंढने के लिए उन्हीं की ही तरह एक आदमी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने जॉन को चुना। और अब जॉन की वजह से उन्हें अंडरग्राउंड लोगों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, जिसे वो कुछ ही टाइम के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। यहाँ पर अब एक और चीज पता चलती है कि फादर तो कई सालों पहले मारे जा चुके थे। फादर की असली आवाज के पीछे और कोई नहीं बल्कि ड्यूपॉन्ट होता है, जिसने कि अब उनकी जगह ले ली थी और उन्हीं की रिकॉर्डिंग की वजह से सारे लोगों को गाइड करता था। जॉन तो अब पूरी तरीके से टूट चुका था, जिससे कि काफी गुस्सा आ रहा होता है। उसने जल्द से जल्द अपनी गन निकाली और वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। इतना गुस्सा तो जॉन पहले कभी नहीं हुआ था। उसके अंदर रहम नाम की चीज तो मानो खत्म सी हो चुकी हो। देखते ही देखते जॉन ने वहाँ पर मौजूद सारे सोल्जर्स को अपनी गन की मदद से खत्म कर दिया होता है और अब वो निकल पड़ा था ड्यूपॉन्ट को मारने के लिए। पर अब जॉन को ड्यूपॉन्ट के सबसे खतरनाक सैनिकों के साथ सामना करना पड़ेगा, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन जॉन अपनी तलवार निकालकर उन सभी को भी ढेर करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जब तक फादर की सत्ता को गिराया नहीं जाएगा तब तक वो फ्रीडम से नहीं रह सकते। उन सैनिकों को भी जॉन ने काफी अच्छी तरीके से टक्कर दी और खत्म कर दिया। पर अब ब्रांड बड़े स्टाइल में तलवार लेकर जॉन के सामने आ गया था उससे लड़ाई करने के लिए, बट जॉन ने एक ही वार में ब्रांड का सर काट के अलग कर दिया। और अब बारी थी ड्यूपॉन्ट की। हालांकि ड्यूपॉन्ट भी जॉन पर हमला करता है, लेकिन वो जॉन से कहने लगा कि प्लीज तुम मुझे मत मारो, मैं भी तुम्हारी तरह इमोशंस को महसूस कर सकता हूँ और अगर हम दोनों मिल जाएं तो इस पूरी सत्ता पर अकेले राज किया जा सकता है। बट जॉन उसकी एक बात नहीं सुनता और अपनी गन की मदद से तुरंत ही उसे जान से मार देता है। अब जॉन हेडक्वार्टर की वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय करते जा रहा था, जिससे कि शहर की सत्ता को कंट्रोल किया जाता है। वो सारे अंडरग्राउंड लोग भी अब आजाद हो चुके थे, जो चारों तरफ तबाही मचा रहे होते हैं और ये तबाही जरूरी थी एक अच्छा स्टार्ट करने के लिए।
देखते ही देखते फादर की बनाई गई वो पूरी सत्ता ढह जाती है। सभी लोग जिनके अंदर इमोशंस और फीलिंग्स मौजूद थे वो चारों तरफ फैलकर अपनी अलग अलग फैमिलीज बनाने लग जाते हैं। और अब उन लोगों ने तो मेडिसिन लेना भी बंद कर दिया था, जिससे कि अब एक वो रोबोट नहीं बल्कि प्रॉपर इंसान बनकर रहेंगे। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।